आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली एकमात्र ऐसा साधन होता है जिसके अनुसार हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर आगे क्या घटित होने वाला है। हम कोई कार्य करने जाते हैं तो भी कुंडली के सहारे से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता हासिल होगी या फिर असफलता। कोई शादी करने जाता है तो भी अपनी कुंडली का मिलान करवाता है, या फिर कोई अच्छा कार्य करने जाता है तो भी कुंडली की आवश्यकता पढ़ी जाती है, क्योंकि कुंडली एकमात्र ऐसा साधन होता है जिसके अनुसार आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के बारे में भी पता लगा सकते हैं और जो आपके साथ घटित हो रहा है उसके कारणों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं जिनके अनुसार, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन की सभी प्रकार की कठिनाइयों के बारे में जानते हैं और अपने ग्रहों की चाल को समझकर उनके उपाय करके उन सब कठिनाइयों से निजात पा लेते हैं। लेकिन कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से हमें प्रभाव डाल रहा है, किस तरीके से हमें प्रभावित कर रहा है और कौन से ग्रह के दुष्प्रभाव हम पर पड़ रहे हैं जिसके कारण इन सब परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। कभी कहते हैं कि ग्रह उच्च में चला गया है तो लोगों को फायदा होने लगता है, तो कोई कहता है ग्रह अगर नीच में जाकर बैठ जाए तो लोगों को नुकसान होने लगता है। आखिरकार कैसे इन सब जानकारियों के बारे में पता लगाया जाए? तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपके ऐसे ही सवालों के जवाब देने और ये सब जानकारियां आप तक पहुंचाने आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने विश्व प्रसिद्ध आचार्य महेंद्र कृष्ण भारद्वाज जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपका कल्याण करे। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल देर ना करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, या फिर उन समस्याओं का आपको ये नहीं पता लग पा रहा है कि किन कारणों से ये समस्याएं आ रही हैं, तो आप फोन उठाएं, कॉल करें, आचार्य जी से बात करें, अपना सवाल पूछें और समाधान प्राप्त करें। क्योंकि कार्यक्रम के नाम से आप समझ गए होंगे कि समस्या आपकी और समाधान हमारा। तो आप कॉल कीजिए, समस्या बताइए और समाधान जानिए मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए प्रिय दर्शकों, आइए समस्या आपकी समाधान हमारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस विषय में भी आपसे जानकारियां लेंगे। कुंडली के अनुसार कैसे लोगों की जो समस्याएं हैं वो उनके सामने आ जाती हैं और कौन से उपाय करने से उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो जैसे हमारी कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगी आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को ये जानकारियां दें कि किस प्रकार से इसके बारे में जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं और इनके अपने अपने क्या महत्व हैं, क्यों महत्वपूर्ण है ये चीजें हमारी कुंडली में। जी बिल्कुल, आइए आज जन्म कुंडली के जो विशेष अंग होते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन्हें 9 ग्रह कहते हैं। राशियां मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ और मीन, इस तरह कुल मिलाकर के 12 राशियां होती हैं। और 27 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु,
इन्हीं से लेकर के आदि आदि कुल मिला करके 27 अंत में रेवती नक्षत्र होता है। इन्हीं 27 नक्षत्रों के योग इत्यादि से राशि का निर्माण होता है। अब कौन किस राशि में, किस राशि का कौन स्वामी होता है, इसके विषय में हम जानकारी देंगे। देखिए, जो मेष राशि होती है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और कन्या राशि का स्वामी बुध, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, धनु राशि के स्वामी गुरु, मकर राशि के स्वामी शनि, और कुंभ राशि के स्वामी शनि, और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसी तरह कुल मिलाकर के 12 राशियां होती हैं, और उनके ये अलग अलग राशि स्वामी होते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि अलग अलग ये स्वामी होते हैं। तो उसी प्रकार से लोगों की जो कुंडलियां होती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, और इन्हीं स्वामियों के अनुसार ये जाना जाता है कि उनको किसका उपाय करने की ज़रूरत है, कैसा उपाय करने की ज़रूरत है, और कौन सा उपाय करके उनकी जो समस्या है वो समाप्त हो सकती है। क्योंकि कहते हैं यदि स्वामी खुश तो जीवन आसान हो जाता है, लेकिन यदि स्वामी रुष्ट हो जाए तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगती हैं। तो आपके कहने के अनुसार ये जो स्वामी होते हैं इनका मजबूत और खुश रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे पहले एक चीज के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। राशि स्वामियों के साथ साथ कौन ग्रह कहाँ उच्च का होता है किस राशि में, और किस राशि का नीच का होता है, और कितने अंश का होता है, और इनकी दृष्टि कहाँ होती है, इनकी जाति क्या है, इनके संबंध क्या है, इनका रंग क्या है, इस विषय में भी जानकारी हो। इसके बाद ही कुंडली में इन सारी चीज़ों को घटाते हुए ही व्यक्ति के कुंडली का फलादेश किया जाता है। जैसे कहते हैं सूर्य मेष राशि का हो जी, सूर्य मेष राशि का हो लेकिन 10 अंश में हो जी, तब तो वह उच्च का होगा जी, लेकिन यही यदि तुला राशि का 10 अंश में पहुंच जाएगा शुक्र के घर में, शुक्र की राशि में, तो नीच का हो जाएगा जी, और इसकी दृष्टि अपनी पूर्ण दृष्टि यह 7वें घर को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। जी, इसकी क्षत्रिय जाति होती है और शरीर और राज्य आत्मा का इसका संबंध होता है। जी, इसी तरह चंद्रमा ये वृष राशि में उच्च के होते हैं 3 अंश तक के जी, और इसके पश्चात यदि ये वृश्चिक राशि मंगल की राशि में 3 अंश के पहुंच जाएं तो यही नीच के हो जाते हैं और इनकी भी पूर्ण दृष्टि 7वें घर में होती है। जाति इनकी वैश्य होती है और मन, माता और बुद्धि इनका इनसे संबंध होता है। जी हाँ बिल्कुल, और भी राशियों की आपसे जानकारी लेंगे आचार्य जी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी मैम, सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बता दें। जी नमस्कार, मेरा नाम निर्मल है। जी नमस्कार निर्मल जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में ही जानना चाहता हूँ मैम। जी बिल्कुल, आप अपने जन्म की तारीख बता दें। 7 अप्रैल 1982। 7 अप्रैल 1982। जन्म का समय बताएं। शाम के 5:38। शाम के 5:38। जन्म स्थान बता दें निर्मल जी। राजस्थान। राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से? मैम मैं जो भी काम करता ना वो उसमें सफलता नहीं पा रही है। मेरे काम में ना बहुत खर्चा हो चुका है मेरे पर। जो भी कार्य करता हूँ उस पर जो भी करता हूँ सब खर्चने जा रहा है। उसका निदान कैसे होगा मैम? जी बिल्कुल, खर्चे आपके ज्यादा हैं, काम आपका ठीक नहीं चल पाता है। जी, कर्जे में घिरे हुए हैं, खर्चे ज्यादा हैं, काम ठीक नहीं चल पाता, तो कर्ज ने घेर लिया है। जी निर्मल जी, आपकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है आपकी, और कन्या लग्न में 3 ग्रह विराजमान हैं आपके लग्न में, चंद्र, मंगल और शनि। द्वितीय भाव धन भाव में आपके गुरु महाराज विराजमान हैं और चतुर्थ स्थान सुख भाव में केतु और षष्ठम स्थान में शुक्र और सप्तम स्थान में सूर्य बुध। देखिए आपकी खष्टेश शनि, जहां से ऋण के विषय में जो आप कह रहे हैं हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, तो आपका जो खष्टेश है वो लग्न में बैठा। कहते हैं ऐसे जातक जिनके 6वें घर के स्वामी लग्न में बैठ जाएं या 8म भाव में बैठ जाएं
या द्वादश भाव में बैठ जाएं। ऐसे व्यक्ति यदि जीवन में कर्ज लेते हैं तो जल्दी कर्ज को वो चुका नहीं पाते हैं। ऐसा आपकी कुंडली में योग बन रहा है। तो यदि इस ऋण से आप मुक्त होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। कौन सा उपाय, ध्यान दें और इसके बारे में नोट करें। कहते हैं ऋण मोचक मंगल स्तोत्र, यदि इसका पाठ नियम बना करके हनुमान जी के सामने मंगलवार को ब्राह्मणों के द्वारा या खुद 108 पाठ बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ किया जाए तो ऋण से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय कहते हैं अनार के रस से यदि भगवान भोलेनाथ का रुद्रा अभिषेक किया जाए तो बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्राप्ति, आय के साधन बनते हैं। या गन्ने के रस से या गुड़ को जल में मिश्रित करके भगवान भोलेनाथ का रुद्रा अभिषेक किया जाए तो बहुत जल्दी व्यक्ति के जीवन से ऋण से मुक्ति हो जाती है। और हो सके तो आप अपने जो धनेश हैं उनसे संबंधित रत्न को धारण करें, क्योंकि ज़्यादा समय न होते हुए यदि कुंडली का आपको अच्छी तरह से निरीक्षण और परीक्षण करवाना है तो दिए गए नंबरों से संपर्क करें या हमारी संस्था में आकर के विशेष विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको आचार्य जी के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। यदि फिर भी कोई सवाल आपके मन में ऐसा बना हुआ है जो आप सार्वजनिक तौर पर नहीं पूछ पा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहते हैं या फिर उपाय करने की विधि आपको नहीं समझ आई है, तो आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं और आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर पूर्ण रूप से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही बाकी जातकों को भी बताना चाहूंगी, यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है जिसका समाधान वो जानना चाहते हैं, उनको कोर्ट केसेस ने घेरा हुआ है, कर्ज ने घेरा हुआ है, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं या कोई भी कार्य बनते बनते बिगड़ रहा है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बताकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं मात्र कॉल के माध्यम से। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। कॉल करते रहें, आचार्य जी से बात करते रहें, अपने जीवन को आसान बनाने के उपाय जानते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे आप राशियों के बारे में जानकारियां दे रहे थे कि कौन सी राशि के कौन से स्वामी होते हैं और यदि कोई जो ग्रह है वो उच्च में बैठ जाए तो कैसे प्रभाव डालता है, नीच भाव में चला जाए तो कैसा प्रभाव डालता है। तो 2 राशियों के बारे में तो आपने बता दिया, आप तीसरी राशि के बारे में बताएं। आप तीसरी राशि है मंगल की। मंगल यदि मकर राशि में यानी शनि की राशि में 28 अंश के हों तो उच्च के कहलाते हैं, और यही मंगल यदि कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में 28 अंश में पहुंच जाएं तो नीच के कहलाते हैं। पर इनकी दृष्टि के बारे में विचार किया जाए तो इनको 3 तरह की पूर्ण दृष्टि प्राप्त हैं। ये जहां पर बैठते हैं, वैसे तो प्रत्येक घर जो जहां पर प्रत्येक ग्रह जो जहां पर बैठता है वहां से सभी ग्रह अपने घर से 7वें घर को देखते हैं, लेकिन मंगल को विशेष दृष्टि प्राप्त है। ये 4थे घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 7वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और 8म घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये इनकी जाति क्षत्रिय है और इनका भाई और भूमि से संबंध होता है। इसी तरह चौथी राशि है बुध। बुध ग्रह कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च के माने गए हैं, और यदि मीन राशि ये गुरु की राशि में पहुंच जाए 15 अंश तक तो ये नीच के कहलाते हैं। इनकी पूर्ण दृष्टि 7वें घर पर होती है। जाति इनकी वैश्य और ये वाणी, मित्र, विवेक और पुत्री बहन आदि के संबंध होते हैं इनके। इसी तरह 5वीं राशि है गुरु। कहते हैं गुरु यदि कर्क राशि के हों और 5 अंश के हों तो उच्च के कहलाते हैं, और यही गुरु यदि मकर राशि शनि की राशि में 5 अंश के हों तो नीच कहलाते हैं। इनको भी विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। 7वें घर को तो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और 5वें घर को और 9वें घर को भी ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जाति इनकी ब्राह्मण है। ज्ञान, ब्रह्मचर्य, पुत्र, दादा आदि से इनका संबंध होता है। इसी तरह 6वीं राशि है शुक्र। शुक्र मीन राशि के
27 अंश तक, 27 अंश में अगर बैठे हैं तो ये उच्च के कहलाते हैं। और यदि यही कन्या राशि में 27 अंश के हो जाएं तो नीच के कहलाते हैं। और इनकी दृष्टि सिर्फ 7वीं दृष्टि, पूर्ण रूप से ये अपने घर से 7वें घर को पूर्ण रूप से देखते हैं। जी इनकी हाँ। जाति है ब्राह्मण। वीर और सुख और व्यापार से इनका संबंध होता है। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, 6 राशियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे दर्शकों को जानकारियां दी, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां और इतने अच्छे तरीके से जो है हमारे दर्शकों को नहीं मिल पाती हैं। तो बाकी की 6 राशियों के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। विक्रम सिंह। जी विक्रम सिंह जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मुझे अपने बारे में ही जानना था मैडम। अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जन्म की तारीख बताएं। 15 मार्च 1978। 15 मार्च 1978। जन्म का समय और स्थान बता दें। ये 2:38 है, सुबह के हैं मगर। जी, दिन के 2:38। आप जन्म नहीं, स्थान सुबह के मैडम, सुबह के 2:38। जन्म स्थान बता दें अपना। ग्वालियर। ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? दरअसल मैं आचार्य जी से जानना चाहता हूँ, मेरा ना अपना एक काम है, बिजनेस था, जी लेकिन मेरी अच्छी मतलब इनकम भी बहुत अच्छी है, लेकिन ना बीमारी साथ नहीं छोड़ती है। जी और उसकी वजह से मैं मतलब एक मकान बनाने की सोच भी रहा था, खरीदी थी जमीन, लेकिन बीमारी में ज्यादा खर्चा हो जाता है, आय होती है उससे ज्यादा बीमारी में खर्च होता है, तो वो नहीं बना पा रहा हूँ मैं। तो जी कब तक मुझे मतलब मकान का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या है, पंडित जी से मैं जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, अवश्य, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो आचार्य जी कहते हैं ना कि किसी के पास तो कुछ होता नहीं है और किसी के पास होता है, तो कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो इनकी भी समस्या ऐसी है, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बीमारी इनका साथ नहीं छोड़ पा रही है। हाँ जी विक्रम जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ। पहले आप ये बताइए, आपने अपनी जन्म पत्रिका निर्माण पहले करवाया है, किसी ज्योतिषाचार्य को दिखवाया है या नहीं दिखवाया? सर पंडित जी, मैंने काफी पहले कराया था, लेकिन उसके बाद से मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। देखिए, पहले आप तो अपनी जन्म पत्रिका पूर्ण रूप से, विस्तारित रूप से, अच्छे ढंग से पहले तो जन्म पत्रिका निर्माण करवाएं। किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से मिल करके संपर्क करें, क्योंकि आपकी कुंडली जो है धनु लग्न की है। कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं। आपके 7वें भाव में गुरु मंगल का संयोग है, और 4th भाव में आपके सूर्य बुध शुक्र और केतु ग्रह विराजमान हैं, और आपके 6वें घर में चंद्रमा विराजमान है, और 9वें भाव में आपके शनि, और 10वें घर में राहु विराजमान है। वैसे तो आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो बहुत सुंदर योग है, जिसे कहते हैं हंस योग, पर इस योग का आपको फल नहीं मिल पा रहा है। इस योग की वजह से आप धन तो कमा रहे हैं, लेकिन धन का सही दिशा में सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके 6वें घर में वृष राशि बन रही है, और रक्त के कारक मंगल और गुरु, इन दोनों का संबंध 7वां भाव है, जिसकी वजह से आप बीमारियों से ग्रसित हैं। दूसरा कारण, आपकी कुंडली में सबसे बड़ा योग, खतरनाक एक योग बन रहा है, जिसे कहते हैं काल सर्प योग। पूर्ण रूपेण काल सर्प योग 100% आपकी कुंडली में बन रहा है, जिस वजह से इस हंस नामक जो राजयोग है उसका आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले योग्य ज्योतिषाचार्यों के द्वारा मिल करके, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा मिल करके आप पहले तो काल सर्प योग की शांति करवाएं। जब इसकी शांति हो जाएगी तो आपके जीवन में जो यह समस्याएं हैं बीमारी से संबंधित, ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। अभी आपकी कुंडली में गुरु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, लेकिन आगे बहुत ही जल्दी यदि आपने इस समस्या का समाधान करवा लिया तो 23 अप्रैल 2021 से आपकी कुंडली में गुरु में शुक्र का अंतर आएगा। गुरु की महादशा में वहां आपके भूमि, वाहन और भवन का बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो आप ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों से संपर्क करें,
या हमारी संस्था में आकर के संपर्क करें। आपकी कष्ट की निवृत्ति निवारण के लिए बहुत अच्छे अच्छे साधन बताए जाएंगे, जिनकी वजह से आपकी ये समस्या दूर होगी और भगवान आपका मनोरथ पूर्ण करे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि बताया आपको आचार्य जी ने कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण आपको ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आप यदि उन समस्याओं का निवारण करवा लेंगे, उन ग्रहों को शांत कर लेंगे या उपाय कर लेंगे जिनकी वजह से ये सब परेशानियां आ रही हैं, तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आप कार्यक्रम के बाद भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आचार्य जी से बात कर सकते हैं। अवश्य ही जो आपकी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। बाकी दर्शक भी हमें कॉल कर सकते हैं और जिनका कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाता है वो बिल्कुल ना घबराएं, निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि वो कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स को नोट कर लें और कभी भी किसी भी समय आप इन नंबरों पर कॉल कर आचार्य जी से बात करके अपनी समस्याओं के समाधान जान सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, पहले 6 राशियों के बारे में आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। अब जो बाकी की 6 राशियां बची हैं, मैं चाहूंगी आप उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारियां दें। देखिए, शनि अगर तुला राशि में 15 अंश के हों, शनि ग्रह यदि तुला राशि में 20 अंश के विराजमान हो तो उच्च के कहलाते हैं, और यही शनि यदि मंगल की राशि यानी मेष राशि में 20 अंश के हो जाएं, बैठ जाएं, तो ये नीच के होते हैं। लेकिन इनको भी विशेष दृष्टि प्राप्त है। यह अपने घर से बैठ कर के पूर्ण रूपेण 7वें घर को देखते हैं और 30वें घर को भी देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। इनकी जाति शूद्र है। दुख, यश और मृत्यु के यह कारक हैं। इसी तरह 8वीं राशि राहु की। राहु कहते हैं यदि मिथुन राशि यानी बुध की राशि में 15 अंश के जाकर के बैठे, 15 अंश के हों तो उच्च के कहलाते हैं, और यही राहु यदि धनु राशि यानी गुरु की राशि में पहुंचे 15 अंश के हों तो नीच के कहलाते हैं। इनको भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। ये अपने स्थान से बैठ करके 7वें घर को तो पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं, लेकिन इनकी दूसरी राशि दृष्टि 5वें घर को भी ये पूर्ण रूप से देखते हैं, और तीसरी इनकी दृष्टि है 9वें घर को भी ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जाति इनकी शूद्र है और ससुराल से इनका संबंध होता है। इसी तरह 9वें ग्रह हैं केतु। इनको कहते हैं ये बृहस्पति की राशि में यानी धनु राशि में यदि 15 अंश के विराजमान हो तो उच्च के कहलाते हैं, और यही यदि बुध की राशि में यानी मिथुन राशि में 15 अंश के जाकर के विराजमान हो जाएं तो नीच के हो जाते हैं। और इनको भी दृष्टि राहु के अनुसार गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। ये अपने घर से बैठ करके 5वें घर को पूर्ण रूप से देखते हैं और 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और 9वें घर को भी पूर्ण रूपेण देखते हैं। इनकी भी जाति शूद्र है और ये पुत्र के कारक होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको 9 ग्रहों के बारे में बताया, कौन ग्रह कहाँ उच्च का और कहाँ नीच का होता है। कहते हैं सूर्य को तो अकेले सिर्फ एक राशि प्राप्त है, लेकिन चंद्रमा को 2 राशियां प्राप्त हैं, वृष राशि और तुला राशि। और इसके पश्चात गुरु को 2 राशियां प्राप्त हैं, एक तो मकर राशि और एक धनु राशि, और मंगल को मेष राशि और वृश्चिक राशि, और शनि को 2 राशियां प्राप्त हैं, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। इनके ये स्वामी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे कि अभी आपने बताया कि जो अलग अलग राशियां होती हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं, इनके अपने अपने स्वामी होते हैं और अलग अलग ग्रहों के अपने अपने भाव होते हैं। तो राशियों के जब स्वामी होते हैं, अलग अलग राशियों के जो जातक होते हैं, वो अपने अपने स्वामियों को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी रत्नों को भी धारण कर लेते हैं। तो रत्नों को धारण करना ठीक रहता है, और रत्नों को धारण करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? वैसे यदि राशि के अनुसार व्यक्ति को रत्न धारण करना है तो कर सकते हैं, पर कुंडली का विशेष विश्लेषण कराएं कि राशि का जो स्वामी है वो खष्टेश, अष्टेश और द्वादश न हो। यदि खष्टेश, अष्टेश और द्वादश यानी 6वें घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 12वें घर का यदि मालिक होगा तो वह रत्न उनको उतना लाभ नहीं करेगा।
लेकिन यदि ये द्वितीयेश दूसरे घर के स्वामी होंगे, या भाग्येश नवें घर के स्वामी होंगे, या लाभेश यानी कि एकादश भाव के स्वामी होंगे, या सप्तमेश चौथे घर के स्वामी हो, या सुखेश सातवें घर के स्वामी हो, या सुखेश चौथे घर के स्वामी हो, और पंचमेश का भी यदि संतान से संबंधी व्यक्ति को पढ़ना रत्न धारण करना है तो पंचमेश का भी रत्न धारण कर सकते हैं। यानी जिसको जिस की कामना है, जो वह अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, उसके जहां से जैसे ग्रहों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, तो जो जिस भाव का राशि स्वामी हो, राशि स्वामी के अनुसार व्यक्ति को रत्न धारण करना चाहिए, ताकि न अपनी राशि के अनुसार जो कामना है हमारी, जो हम चाहते हैं कि हमें इस चीज की पूर्ति हो, तो हमें ये पहले तय करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए, किसी ज्योतिषाचार के द्वारा कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। फिर चाहने के बाद हमारा जो चाहत है, उस चाहत के अनुसार वो ग्रह कहाँ पर बैठा है, कहीं 6वें 8वें 12वें घर में तो नहीं बैठा, ताकि हम पहन लें जो हमें कुछ मिलने वाला था वो भी ना मिले। जी बिल्कुल, इस विषय में विशेष जानकारी। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे दर्शकों को आज दी है, क्योंकि अक्सर लोग जानकारियों के अभाव में रहते हैं और अपने रत्नों को धारण करते हैं सिर्फ अपनी राशि को जानकर कि हमारी राशि ये है, हमारी राशि में रत्न लगेगा, और उसको धारण कर लेते हैं। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, दर्शकों को जो जानकारियां आपने यहाँ पर बैठकर दी हैं, जैसे उनका मार्गदर्शन किया है, उम्मीद है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। तो दर्शकों, आप भी आचार्य जी से बात कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई भी समस्या है उसका समाधान जान सकते हैं, मात्र कॉल के माध्यम से। लगातार कॉल करते रहें, कार्यक्रम से जुड़े रहें। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।